ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से करते हैं जिन पर विस्तार से आज करेंगे चर्चा। बिहार में मुसलमान वोट के लिए पार्टियों के बीच खींचतान चल रही है। नीतीश के टोपी ट्रांसफर विवाद के साथ राहुल तेजस्वी की खानका मुलाकात का फैक्टर क्या है, यह हम आपको दिखाएंगे। उत्तरकाशी के पहाड़ों पर एक अस्थायी झील वाटर बम की शक्ल ले रही है। उत्तराखंड में कैसे धराली पार्ट 2 की आहट दिखाई दे रही है, ये खबर भी आपके लिए होगी। यूपी के वाराणसी में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। योगी राज के एनकाउंटर पुलिस को कैसे अपराधियों ने खुली चुनौती दी है, हम आपको बताएंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट कुत्ते पर कोहराम अभी थमेगा नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बिहार की करें, क्योंकि बिहार की सियासत में आज काफी उबाल रहा। प्रदेश में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बीच पीएम मोदी ने गया जी का दौरा किया। हालांकि पीएम के बिहार दौरे की सियासी गलियारों में उतनी चर्चा नहीं है जितनी चर्चा इन दो तस्वीरों की हो रही है। एक तस्वीर गुरुवार की है जब सीएम नीतीश कुमार मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की। सीएम नीतीश ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। बाद में टोपी ट्रांसफर करते हुए जमा खान को ही पहना दी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार नहीं किया था, वो पहले भी ऐसा करते रहे हैं। इस तस्वीर के अगले ही दिन यानी आज विपक्ष के खेमे से भी एक तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की है। इस तस्वीर में दोनों नेता मुंगेर के खानका रहमानी में मौलाना से मुलाकात करते हुए देखे जा सकते हैं। इन दोनों तस्वीरों के केंद्र में एक चीज कॉमन है और वो है मुस्लिम वोट बैंक। बिहार के चुनाव में इस बार एसआईआर के साथ साथ जाति, धर्म और ध्रुवीकरण की राजनीति भी खूब देखने को मिल रही है। वक्फ कानून और एसआईआर के मुद्दे पर पहले ही मुसलमान नीतीश कुमार से नाराज माने जा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार उन्हें साधने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस टोपी ट्रांसफर वाले वीडियो ने नीतीश की कोशिश पर सेटबैक लगाया है। हालांकि पीएम की रैली के मंच से आज उन्होंने एक बार फिर मुसलमानों के बीच भरोसा कायम करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ विपक्ष की खानका रहमानी वाली तस्वीर भी उस मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की कोशिश से जोड़कर देखी जा रही है। वैसे परंपरागत तौर पर बिहार में मुसलमान को आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एंट्री के बाद से मुस्लिम वोट बटा है। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस की कोशिश मुसलमान वोट को एकजुट कर अपने पाले में लाने की है। आज अपनी कवर स्टोरी में हम बिहार के एम यानी मुस्लिम फैक्टर का विश्लेषण करने वाले हैं। शुरुआत इन दो तस्वीरों के पीछे छिपी सियासत वाली रिपोर्ट के साथ। इवन मुस्लिम के लिए भी कुछ नहीं किया, हम लोगों ने सबको के लिए काम किया। एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच मुस्लिम वोटों को लेकर काफी खींचतान चल रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से मुसलमानों को अपने साथ जोड़ना चाहता है। सीएम नीतीश कुमार के सामने चुनौती बड़ी, क्योंकि माना जा रहा है कि वक्फ कानून और एसआईआर को लेकर मुसलमान जेडीयू से नाराज हैं। इसी नाराजगी को दूर करने के इरादे से सीएम नीतीश गुरुवार को मदरसा बोर्ड की 100वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि यहां पहले उन्हें मदरसा शिक्षकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। बाद में मंत्री जमा खान के साथ टोपी ट्रांसफर वाले विवाद ने उन्हें विपक्ष के निशाने पर ला दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार का भगवाकरण हो चुका है, इसलिए वो टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। विपक्ष ने नीतीश कुमार को पुराने दिनों की याद दिलाकर जेडीयू पर अटैक किया। जब नीतीश कुमार टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी में शामिल हुआ करते थे। हालांकि आज जब नीतीश कुमार को पीएम मोदी के मंच पर बोलने का मौका मिला तो उन्होंने मुसलमानों का भरोसा जीतने वाला दांव चला और महिलाओं के लिए काम किया। इवन मुस्लिम के लिए भी कुछ नहीं किया, हम लोगों ने सबको के लिए काम किया। इससे पहले टोपी वाले विवाद पर मंत्री जमा खान ने भी सफाई देने की कोशिश की थी। जनाब नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में दिखाया है कि बिहार के अंदर माइनॉरिटी समाज को कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। टोपी पहने पहले फिर उस टोपी को मुझे पहनाए कि आप भी टोपी पहनो।
मुझे सम्मान किए, मेरे समाज का सम्मान किए। ये किसी धर्म विशेष का अपमान है। वहाँ पर सभी जो हमारे मदरसा के शिक्षक थे उन्होंने हंगामा भी किया कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है। अब आरएसएस और बीजेपी के गोद में बैठकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से उनके रंग में रंग गए हैं। नीतीश के इस वीडियो से जेडीयू की मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन बीजेपी अंदर ही अंदर खुश है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है उससे यही लग रहा है। टोपी पहनना कहीं जरूरी है क्या? वो कोई अपना टोपी पहने, हम अपना तिलक लगाएं। वो पहने या ना पहने, दोनों सूरतों में अल्पसंख्यकों को टोपी ही पहना रहे थे। वो अच्छा है कि आज उन्होंने सीधे मना कर दिया। हो सकता है भाजपा का दबाव हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ने उनको मना किया हो। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के वीडियो ने विपक्ष को मुस्लिम वोट बैंक वाली पिच पर फ्रंट फुट के साथ खेलने का मौका दिया है। राहुल तेजस्वी की इस तस्वीर को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों नेताओं ने नीतीश की टोपी ट्रांसफर विवाद के अगले ही दिन खानका रहमानी का रुख किया। यहाँ मौलानाओं से मुलाकात की। खानका रहमानी का लंबा इतिहास रहा है। सालों से कांग्रेस नेताओं का यहाँ आना जाना रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि खानका के जरिए राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश की है। आज जैसे ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खानका रहमानी जाने की तस्वीर सामने आई, इस जगह से जुड़ी 40 साल पुरानी एक तस्वीर वायरल होने लगी। ये तस्वीर राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की है। साल 1985 की इस तस्वीर में जिस जगह पर राजीव गांधी बैठे दिखाई दे रहे हैं, आज वाली तस्वीर में ठीक उसी जगह राहुल गांधी बैठे हैं। दरअसल राजीव गांधी ने 40 साल पहले खानका रहमानी का दौरा किया था। खानका रहमानी का गांधी परिवार से पुराना नाता रहा है। राहुल गांधी के दौरे को उसी कनेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि खानका रहमानी का मुस्लिम समाज में काफी महत्व है। ऐसे में राहुल तेजस्वी के यहां जाकर मौलाना से मुलाकात करने के बड़े सियासी मायने भी हैं। इसे समझने के लिए बिहार में मुस्लिमों की आबादी और मुस्लिम वोट बैंक के समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। बिहार जाति सर्वे के मुताबिक प्रदेश में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है। बिहार के 7 जिले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 20% से ज्यादा है। इसके अलावा बिहार में 54 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोट निर्णायक भूमिका में है। इन 54 सीटों में से 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 29 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन दलों के खाते में 20 सीटें आई। इसके अलावा 5 सीटें एआईएमआईएम को मिली। माना जाता है कि ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की। ऐसे में एक बार फिर से मुसलमान वोट को लेकर सभी पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। लेकिन जेडीयू के लिए मुसलमानों का भरोसा जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज जब पीएम मोदी गयाजी में रैली के लिए पहुंचे तो उन्होंने घुसपैठियों के बहाने विपक्ष पर हमला बोला। पीएम के घुसपैठिए वाले बयान को विपक्ष ने मुसलमानों से जोड़ते हुए एनडीए पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा दिया। पहले आपको पीएम के बयान के हाइलाइट्स दिखाते हैं, इसके बाद विपक्ष की बात सुनवाई। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। पीएम के हमलों का विपक्ष की तरफ से भी जवाब दिया गया, लेकिन उस पर आने से पहले आपको बिहार के एम फैक्टर से जुड़ी एक और अहम जानकारी देते हैं। बिहार के जिन जिलों में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है वो सीमांचल के क्षेत्र में आते हैं। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं उस यात्रा के तहत वो सीमांचल के अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों से होकर गुजरने वाले हैं। इसमें कटिहार और सीमांचल की किशनगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद हैं, जबकि पूर्णिया से कांग्रेस के करीबी पप्पू यादव सांसद हैं। ऐसे में राहुल गांधी की कोशिश सीमांचल में मुसलमान वोट बैंक को और मजबूत करने की है, क्योंकि सीमांचल में ओवैसी की पार्टी दूसरे दलों को चुनौती दे सकती है। यहाँ आपको बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजे दिखाते हैं, जिससे मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एनडीए और महागठबंधन के बीच जारी खींचतान की तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू अलायंस को 12% मुस्लिम वोट मिले।
जबकि महागठबंधन के खाते में 87% वोट गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू गठबंधन को 5% वोट मिले, जबकि महागठबंधन को 76% मुसलमानों ने वोट किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू गठबंधन को 6 और महागठबंधन को 80% मुस्लिम वोट मिले। इससे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू और महागठबंधन ने एक साथ चुनाव लड़ा था तो 80% मुसलमान वोट एक मुश्त इनके खाते में गया। इसके अलावा 2014 में जेडीयू ने अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ा था और करीब 24% मुसलमान वोट हासिल किया था। इन चुनाव में महागठबंधन को 65% मुसलमानों का वोट मिला था। यानी बीजेपी के साथ आने के बाद जेडीयू के मुसलमान वोट बैंक का ग्राफ लगातार घट रहा है। इस बीच बिहार की चुनावी लड़ाई टोपी तिलक से होती हुई पिंडदान तक आ गई है। आज पीएम मोदी की रैली से पहले लालू यादव ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। लालू की तरफ से पिंडदान वाले हमले के पलटवार में पीएम मोदी की तरफ से भी लालू परिवार के खिलाफ जमकर हमला बोला गया। इसके बाद तो बिहार के सियासी गलियारों में जुबानी जंग का तूफान आ गया। सच्चाई ये है भाइयों और बहनों कि इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री बीजेपी मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री जो बार-बार पट्टी मारते हैं, एक बार में उनका अंतिम चुनाव होने जा रहा है। उसके बाद वो दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये आप लोग करके रखेंगे। जमीन को अब देखें, जमीन से आवाज कुछ और उठ रही है और शायद इसी बात से घबरा कर ये इस तरह का विधेयक लाने का प्रयास कर। प्रधानमंत्री जी, आप किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं? सारे भ्रष्टाचारियों को अपने गले में माला पहन करके उसको शुद्धिकरण करते हैं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि उनका पिंडदान कब हो गया है? जो राजनीतिक जो पिंडदान होता है 2005 में ही घर में बैठ गए हैं। देश के प्रधानमंत्री एक के बाद एक बिहार में आकर हजारों करोड़ की योजनाओं को बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित कर रहे हैं और इस बात का डर विपक्ष को सता रहा है, जिसकी वजह से विपक्ष ऐसी बातें कह रहे हैं जिसके कोई मायने नहीं। हमारी दूसरी खबर उत्तराखंड से है, जहां इस वक्त धराली जैसी आपदा का खतरा फिर से मंडरा रहा है। धराली में आई आपदा के बाद उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में भी विनाश हो सकता है। स्याना चट्टी में यमुना नदी का जल प्रवाह रुकने से अस्थायी झील बन गई, जिसकी वजह से एक गांव ने जल समाधि ले ली है। इस झील के कभी भी फटने का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तस्वीर चमोली के लवानी गांव की है। लवानी गांव के 50 घरों में पड़ी दरारें चौड़ी होती जा रही। इस गांव की सड़क भी 80 मीटर तक धंस गई है, जिससे लोगों में डर है। तीसरी तस्वीर चमोली के भनेर पानी की है, जहां बद्रीनाथ मार्ग पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। यहां एक बस पर पत्थर गिर गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा खतरा स्यान चट्टी पर मंडराया, जहां अस्थायी झील ने सैकड़ों लोगों के साथ साथ प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है। क्या उत्तराखंड में धराली जैसी आपदा फिर आने वाली है? क्या उत्तराखंड में फिर से विनाश होने वाला है? ये दोनों सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि उत्तराखंड के स्याना चट्टी में बनी इस अस्थायी झील से आपदा की आहट आ रही है। अस्थायी झील में 20 से 25 फीट तक पानी भर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के घर, होटल सब डूब गए। कि अगर हम अपने पीछे की अगर स्थिति देखूं तो सरकारी बिल्डिंगों से लेकर होटल से लेकर और निजी आवासों तक काफी नुकसान इसमें हो चुका है। घर के अंदर रखा पानी पूरी तरीके से जलमग्न भी हो चुका है। अचानक से बनी इस झील में इतना पानी भर गया है कि यहाँ अब सिर्फ घरों की छत ही दिख रही है। लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। प्रशासन के अलावा अब यहाँ कोई नहीं है। स्याना चट्टी में जिस जगह पर अस्थायी झील बनी है वहाँ ये यमुना नदी बहती है, लेकिन बारिश के बाद पहाड़ों से हुई लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ यमुना में मलबा गिर गया था। लैंडस्लाइड के मलबे की वजह से यमुना नदी का जल प्रवाह रुक गया। इसी वजह से यह अस्थायी झील बन गई है।
इसमें जो पीछे मेरे घट गार्ड दिख रहा है, ये घट गार्ड में बार बार स्लाइड होने की वजह से जैसा आप देख पा रहे हैं तो वो रिवर को ब्लॉक कर रहा है। इसी की वजह से इसमें अस्थायी झील बन गई है। इसको हम काफ़ी समय से हम मशीनों से खुलवा रहे थे, लेकिन कल शाम ज़्यादा आने की वजह से ये दिक्कत पैदा हुई। ये झील किसी भी वक्त तबाही का कारण बन सकती है, इसलिए पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पहुँच चुका है। NDRF, SDRF, पुलिस और PWD विभाग, इनकी कई टीमें दिन रात इसकी निगरानी कर रही हैं। झील में भरे पानी को निकालने के लिए यहाँ लगातार विस्फोट किए जा रहे हैं। विस्फोट करते हुए भी बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। विस्फोट पानी के अंदर किए जा रहा है ताकि आसपास के पहाड़ों पर इसका असर ना हो, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। लगभग 20 से 25 फीट के आसपास अभी इसमें अनुमानित जो पानी है वो बताया जा रहा है। यानी कि इस तरह आप जो सामने पे बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे तो जो निशान बना है, रात को उस निशान तक पानी था जो 1 मीटर घट चुका है, लगभग 1 मीटर घट चुका है। और अभी जो कुपड़ा वाला जो नाला है उसमें अभी भी कंकड़ पत्थर आ रहे हैं, जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। उसी पे हमारा अभी कोऑर्डिनेट चल रहा है कि उस पर क्या हम कार्रवाई कर सकते हैं। इस अस्थायी झील में 20 से 25 होटल डूब गए हैं, स्कूल डूबा है, स्थानीय लोगों के घर जल समाधि ले चुके हैं, उच्च अधिकारियों के बंगले भी डूबे हैं, यहाँ का पुल भी पानी के अंदर समा गया है। 20 से 25 तो जो व्यावसायिक होटल है वो डूब चुके हैं, स्कूल डूब चुका है, GMBN का बंगला डूब चुका है और स्थानीय कई सारे मकान इस की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अब विस्फोट के बाद झील से पानी निकलने लगा है और करीब 1 मीटर जलस्तर कम हुआ है। यहाँ पे एक पत्थर ये लगा रखा है, यानी ये पत्थर ये इंगित करते हैं कि यहाँ तक झील का पानी आ चुका था, यानी झील का वो लेवल कम हो चुका है। लेकिन और लेवल कब तक कम होता है, ये थोड़ी चुनौती इस बात को लेके भी हो जाती है, क्योंकि अभी इसमें एक नाम कुपड़ा यानी गढ़गाड़ का भी आया है। गढ़गाड़ से लगातार मलबा आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। प्रशासन की नजर इस बात पर टिकी है कि अगले 24 घंटे में झील से कितना पानी निकलता है, लेकिन जिस तरह से यह अस्थायी झील बनी है उससे एक बार फिर लोगों के चेहरों पर धराली जैसी आपदा का खौफ दिख रहा है। सियाना चट्टी का गांव पूरी तरह से जल समाधि ले चुका है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूब गई है। अस्थायी झील बनने की वजह से प्रशासन ने कल यहां से लोगों को शिफ्ट किया था, लेकिन आज इन घरों में रहने वाले लोग वापस लौट आए। लोगों ने अस्थायी झील में उतरकर धामी सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि उनके घरों की इस हालत के लिए उत्तराखंड की सरकार जिम्मेदार है। पूरा सियाना चट्टी लगभग ये लगा लो कि जितना भी मार्केट के पुलिस चौकी भी आधा लबालब डूब गई थी और सियाना चट्टी मार्केट में पानी एकदम घुटनों तक पहुंच चुका था। पब्लिक के द्वारा, वहाँ के लोकल के द्वारा जो है लगातार शासन प्रशासन को बोला गया, अवगत कराया गया कि इस पर आप कार्रवाई करें, क्योंकि बरसात का मौसम था। हम भी समझते हैं कि प्रशासन उस तरीके से इस काम को नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें बढ़ोतरी होती तो आज ये शायद हम लोग ये सब नहीं देखते। हमारी अगली खबर उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई है। यूपी पुलिस लगातार अपराधियों का इनकाउंटर कर रही है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अपराधी बेखौफ है। वाराणसी में पिछले 24 घंटे में 2 मर्डर हुए हैं, जिसने सनसनी फैला दी है। पहली वारदात वाराणसी के कबीर नगर कॉलोनी के मात्र छाया अपार्टमेंट की है, जहां 3 लोगों ने शिक्षक प्रवीण झा की हत्या कर दी। उनके सिर पर तब तक ईंट मारी गई जब तक शिक्षक की जान नहीं चली गई। दूसरी वारदात वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के सेहपुर की है, जहां 3 बाइक सवारों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को सरेआम गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इन 2 वारदातों के बाद सवाल उठ रहा है कि ऑपरेशन लंगड़ा के बाद भी अपराधी बेखौफ क्यों हैं? अपराधी कानून व्यवस्था को खुलेआम चैलेंज कैसे कर रहे हैं? उत्तर
प्रदेश में पुलिस हर रोज अपराधियों के पैर में गोली मारकर लंगड़ा कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अपराधी सरेआम कानून को चैलेंज दे रहे हैं। वाराणसी के सारनाथ से आए इस वीडियो को जिसने भी देखा सहम गया, जहां अरिहंत कॉलोनी में 3 बाइक सवार आए और 54 साल के महेंद्र गौतम को गोली मारकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि महेंद्र गौतम अपने घर बुद्धा सिटी से अरिहंत नगर कॉलोनी की ओर बाइक से जा रहे थे। महेंद्र गौतम इस बात से अनजान थे कि 3 नकाबपोश उनका पीछा कर रहे हैं। बदमाश जैसे ही महेंद्र गौतम के नज़दीक पहुंचे, बाइक पर बैठे बदमाशों ने उन्हें नज़दीक से गोली मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। पुलिस के पास हत्या का सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन वाराणसी का चैन छीनने वाले तीनों बदमाश अब तक फरार हैं। बताया जा रहा है कि महेंद्र गौतम प्रॉपर्टी का काम किया करते थे, लेकिन सवाल है कि क्या प्रॉपर्टी के लेन देन की वजह से ही महेंद्र गौतम का मर्डर हुआ? क्या महेंद्र गौतम की किसी से कोई दुश्मनी थी? बदमाशों को कैसे पता था कि सुबह महेंद्र गौतम बाइक से जाने वाले हैं? क्या इस हत्याकांड में महेंद्र गौतम का ही कोई परिचित शामिल है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द अब पुलिस अपनी जांच कर रही है। जो लोगों के नाम उनको लग रहे हैं उसके भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और पूरी घटना को हम लोग अलग अलग टीमों के माध्यम से इसकी छानबीन कर रहे हैं। इसके बारे में परिवार से भी हमने बात करी कि कोई रंजिश है या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या पैसे का लेन देन, तो इस चीज़ को नहीं बता पा रहे हैं, बट फिर भी समय जैसा मिलेगा उनको तो वो भी और छानबीन करेंगे अपने घर में भी, तो शायद हो सकता है कुछ चीज़ें निकल के आएँ। वाराणसी में ही एक और शख्स की हत्या से सनसनी फैल गई। वाराणसी के कबीर नगर कॉलोनी के मातृ छाया अपार्टमेंट में रहने वाले शिक्षक प्रवीण झा की अपार्टमेंट में ही रहने वाले कुछ लोगों से पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि आदर्श सिंह, करण गौड़ और सतीश ने शिक्षक प्रवीण झा के सिर पर ईंट मारकर हत्या कर दी। हालांकि यहां पुलिस ने 3 घंटे में ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना में संलिप्त तीनों व्यक्ति घटना सूचना प्राप्त हुई 3 घंटे के अंदर इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। घटना में प्रयोग जो आला कत्ल है वो बरामद हुई है, साथ ही साथ जो ईंट जिसे इन्होंने सर पे मारा था वो भी बरामद हुई है। लेकिन मामूली से विवाद में जिस तरह से हत्या हुई है उससे लोगों में डर फैल गया है। शिक्षक प्रवीण झा की हत्या मामले में तीनों आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन महेंद्र गौतम के हत्यारे अब भी फरार हैं, जिन्हें पकड़ना पुलिस के लिए चैलेंज बन गया है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे तो हमने एनसीआरबी के आंकड़े देखे। इसके मुताबिक साल 2022 में उत्तर प्रदेश में हत्या के 3,491 केस आए। अपहरण के 16,000 से ज्यादा केस पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए। रेप केस की संख्या 3,500 से ज्यादा थी। चोरी के 45,000 से ज्यादा केस आए। पुलिस ने अपराधियों पर नकेल तो कसी है, लेकिन इसके बावजूद अपराधी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और इसलिए अब विपक्ष भी योगी सरकार पर सवाल उठा रहा। दिल्ली की सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है और लखनऊ वालों का तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। लखनऊ वाले तो हमेशा हवा में रहते हैं, खाद का इंतजाम कर नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। योगी सरकार में अपराधी कोई भी हो, वो जेल के शिक्षकों के पीछे जाने से बच नहीं सकते। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से चकनाचूर है। आप हत्या करिए, आप थाने में जाइए, आप पुलिस से सिटिंग करिए, आपका कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जिस तरीके से रॉड से पीट करके पढ़े लिखे लोगों की भी हत्या की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के शासन को जंगल राज कहना ज्यादा उचित है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुत्तों को दोबारा से सड़क पर छोड़ा जा सकता है। स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को वापस छोड़ा जाएगा। ये अदालत की तरफ से संशोधन किया गया है। होएगा। बट फाइनली वी वॉन। कहते ना, लाइक महादेव की प्रकृति के साथ मत खेलो यार। हाउ कैन यू डू ऑल दिस? मत करो। इट्स जस्ट दैट फाइनली वी वॉन। वी वर इनोसेंट, आवर डॉग्स वर इनोसेंट। वी फाइनली वॉन। सर मैं बोल ही नहीं पा रही।
खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के? बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। थैंक यू। और डॉग लवर्स जितने भी हैं, मैं ये चाहूँगा कि हर डॉग लवर को एक एक कुत्ता दे दिया जाए ज़बरदस्ती। ये 8 कुत्ते को ज़बरदस्ती दे दे, जो डॉग लवर है उसको पाल पोस के अपना संभाले। यहाँ आवारा कुत्तों का आतंक बहुत है। मेरे बाजू में काट लिया था, 7 इंजेक्शन लगे थे। इनको सिटी सेंटर में कहीं छोड़ा जाए, खान पान की व्यवस्था अथॉरिटी द्वारा की जाए। पूरा देश आज बेसब्री से कम्युनिटी डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा था। इंतजार इसलिए था क्योंकि देश इस वक्त कम्युनिटी डॉग्स के मुद्दे पर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। 11 अगस्त यानी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के कम्युनिटी डॉग्स पर कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया था कि 8 हफ्तों के भीतर सभी को शेल्टर होम्स में भेज दिया जाए और इन्हें सड़क पर वापस ना छोड़ा जाए। इस फैसले पर भारी विरोध हो रहा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश को बदलते हुए कहा कि कुत्तों को स्टरलाइज और वैक्सीनेट करने के बाद वापस उनके इलाके में छोड़ दिया जाए। सिर्फ उन्हीं कुत्तों को बंद रखा जाए जो रेबीज से संक्रमित हैं या फिर खतरनाक हैं। डॉग लवर्स फैसले से खुश हैं और राहुल गांधी ने भी फैसले का स्वागत किया है। लेकिन इस फैसले में कई ऐसी बातें भी हैं जिन पर स्थिति अभी साफ नहीं है और इन मुद्दों पर आगे भी टकराव की पूरी आशंका है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आवारा कुत्तों पर शुरू हुआ कोहराम अभी थमने वाला नहीं है। तोड़ दो, एक जरा सा भी ये गाड़ी चलने ना पाए। अब श्वान पर मचे संग्राम की बस ये छोटी सी नजीर है जो बता रही है कि गली में टहलने वाले आवारा कुत्तों को लेने के लिए जब नगर निगम की गाड़ी पहुंचती है तो डॉग लवर्स का सेंटिमेंट कैसे उबाल मारने लगता है। यही गाड़ी थी, सुबह से घूम रही है ये गाड़ी। ये अभी तस्वीरें 3 दिन पहले दिल्ली के रोहिणी से आई थी, जहां आवारा कुत्तों को पकड़ने वाली गाड़ी को तहस नहस कर दिया गया। हवा निकाल दी गई है। गाड़ी तोड़ दो आज, ये दोबारा गाड़ी चलनी नहीं चाहिए। तोड़ दो शीशा, तोड़ो शीशा। ऐसी तमाम घटना 11 अगस्त के फैसले के बाद दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में हो रही थी। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये कि पिछले फैसलों को नियमों के खिलाफ और जानवरों के साथ क्रूरता बताते हुए अपील की गई थी और मामला सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच को भेजा गया। 22 अगस्त को फैसला आने से ठीक पहले जंतर मंतर पर डॉग लवर्स की भारी भीड़ जुटी हुई थी, जो आवारा नहीं हमारा है के नारे लगा रहे थे। कोर्ट का फैसला आने वाला था और देखिए माहौल में कैसा तनाव दिख रहा था। और फिर सुबह करीब 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुनाया जिसका सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरा देश इंतजार कर रहा था। कुत्तों को वापस छोड़ने पर लगी रोक हटा रहे हैं। यानी कि जो उसमें एक आदेश ये था कि अगर जो है कुत्तों को पकड़ा जाएगा और लोग जो है उनको वापस जो सड़कों पर छोड़ देंगे तो ये ठीक कैसे है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम उस रोक को हटा रहे हैं, लेकिन उससे पहले शर्त क्या है, स्टरलाइजेशन करना होगा और वैक्सीनेशन करना होगा। जैसे ही डॉग लवर्स को पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्टरलाइज करने के बाद वापस सड़क पर छोड़ने पर लगी रोक को हटा दिया है, वहाँ खुशी की लहर दौड़ गई। भावनाओं का ज्वार ऐसा था कि आंखों से आंसू का सैलाब बनकर बह रहा था। उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है। 10 दिन से हम लोग इतना परेशान हैं अपने बच्चों के लिए।
रात दिन हमें डर लगा रहता है, कब उठा लेंगे कब उठा लेंगे। डॉग लवर्स भावुक थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जाहिर तौर पर बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। मेरे जीवन में नफरत मत करिए। औलादों की तरह पाला है। बड़ी बात यह है कि आवारा कुत्तों पर जो आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए दिया गया था, अब उसका दायरा पूरे देश में हो गया है, क्योंकि कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। यानी कि अभी तक जो इस पूरे मामले में सिर्फ एनसीआर के लिए ये आदेश था, अब जो 3 जजों की बेंच है, अब वो ये कह रही है कि हमने इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पक्षकार बनाया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो बड़ी बातें कही हैं वो सुनिए। आवारा कुत्तों को सिर्फ तय जगह पर ही खाना खिलाया जाएगा। हेल्पलाइन पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई होगी। नगर निगम को आवेदन देकर कुत्ता गोद लिया जा सकता है और कुत्तों से जुड़ी समस्या पर राष्ट्रीय नीति बनाने पर चर्चा की जाएगी। अच्छा ऑर्डर दिया है, बहुत बैलेंस्ड है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे, तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर। तो अब सवाल यह है कि कम्युनिटी डॉग्स पर जो कलेश शुरू हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस पर विराम लग जाएगा? तो इस सवाल का जवाब कहीं न कहीं नहीं में है, क्योंकि जो आदेश आया है उसमें कुछ पेच है और ये पेच जब तक नहीं सुलझेंगे तब तक हंगामा होता रहेगा। तो शुरुआत पहले पेच से ही करते हैं, जिसमें कहा गया है कि आक्रामक कुत्तों को वापस सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा। पशु प्रेमी ये पूछ रहे हैं कि आक्रामक कुत्ते की पहचान क्या है, जो काट रहा है वो या फिर जो बाइक सवारों को दौड़ा रहा है वो? कुत्ते के अग्रेशन की पहचान का मापदंड क्या है? तारीख 17 अगस्त, वक्त दोपहर 1:34, जगह राजस्थान का उदयपुर। एक 5 साल का बच्चा अपने घर के बाहर स्कूटर चलाकर खेल रहा था, लेकिन अगले ही पल आवारा कुत्तों का एक झुंड उस बच्चे पर हमला कर देता है। तीन कुत्ते उस नन्ही सी जान को घेर लेते हैं। वो चिल्लाता है, भागता है, लेकिन जमीन पर गिर जाता है। ये कुत्ते इस बच्चे को नोच डालते, लेकिन गनीमत ये रही कि बच्चे की चीख सुनकर उसकी मां वक्त पर आ गई। ये वो राजस्थान है जहां अकेले 2024 में कुत्तों के काटने के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चे ने कुत्ते को ना तो छेड़ा था और ना ही परेशान किया था, फिर भी उस पर हमला हुआ। जिन बच्चों पर ऐसे हमले हो रहे हैं उनके माँ बाप पूछ रहे हैं कि क्या हमारी संतान को अपने घर के बाहर सुरक्षित खेलने का अधिकार नहीं है? क्या हम अपनी ही सड़कों पर बिना दहशत के चल नहीं सकते? क्या ये दहशत और हर पल की असुरक्षा एक नागरिक के तौर पर मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है? बच्चे को काटते हैं, रिवीज हो जाते हैं, कुत्ते को बंद करके और इनको जंगल में छोड़ जाए, सेंटर में छोड़ दे, जगह जगह छोड़ दे, मगर जगह नहीं, अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। मोहल्लों में नहीं रहना चाहिए, आबादी इलाकों में नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं ना, तो इनसे डरते हैं। कई बार हमारे खुद के बच्चे को हम बहुत दूर तक लेने जाते हैं, तो हमारे तो यही है कि सर एक कुत्ते रोड पे नहीं होने चाहिए। डॉग पर दंगल के पीछे यही सबसे अहम वजह है, क्योंकि डॉग लवर्स बार बार ये तर्क देते हैं कि कुत्ते बिना बात के नहीं काटते, परेशान करने पर ही काटते हैं। मोस्टली डॉग्स इसलिए काटते हैं क्योंकि उनको भूखे होता है, उनको कोई खाने खिलाने वाला मोस्टली होता ही नहीं है। वो लोग अगर पेट भरा होगा तो वो लोग नहीं जाएंगे। देखिए, इनका नाम भूरा है,
ये पैरालाइज्ड बच्चा है, ये हमारे पास पिछले 3 साल से था, इसको किसी ने डंडा मार दिया था, तो अब ये पीछे के पैर बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता है। सिंस पीछे सेंसेशन नहीं है तो ये अपने आप को ही काट लेता है, तो इसलिए इनको कॉलर पहना के रखा हुआ है। दरअसल डॉग लवर्स जो कह रहे हैं उसकी तस्वीरें भी मिसाल बनकर सामने आई हैं, जहां पर आम नागरिकों से लेकर बच्चे तक कुत्तों को परेशान करते और उन्हें मारते पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, कैसे एक शख्स आराम से चलते हुए आ रहा है और सड़क पर कुत्ते के एक छोटे से बच्चे को लात मारकर दूर फेंक देता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें एक बच्चा डंडा लेकर 4 से 5 आवारा कुत्तों को भगा रहा है। तीसरी तस्वीर देखिए, जहां पर एक कुत्ता आराम से सड़क पर लेटा हुआ है, लेकिन सुरक्षाकर्मी आता है और उस कुत्ते पर लाठी से बेरहमी से वार कर देता है। कुत्तों का बच्चों को काटना और कुत्तों पर इस तरह के हमले होना, ये एक ऐसा चक्र बन गया है जिसमें पूरा समाज फंस कर रह गया है। डॉग को मैन्स बेस्ट फ्रेंड बुलाया गया है। डॉग्स इमोशनल बीइंग्स होते हैं, सेंशियंट बीइंग्स होते हैं। वो आपकी ऊर्जा को समझते हैं, आपके बिहेवियर को समझते हैं। अगर आज आप कभी देखते हैं बाइक्स के पीछे डॉग्स को भागते हुए, क्या आपने कभी सोचा है कि उससे पहली जो बाइक थी शायद उसके परिवार के किसी सदस्य को कुचल के चला गया है। जानवर के पास क्या तरीके हैं एक्सप्रेस करने के, वो या तो भौंक सकता है या शायद कभी कभार काट सकता है जब उसे डंडे का या ईंटों का डर ना हो। मगर इंसान क्या क्या कर सकता है? बंदूक उठा सकता है, चाकू उठा सकता है, रेप कर सकता है, गला काट सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, जिसमें कहा गया है कि आक्रामक कुत्तों को वापस सड़क पर न छोड़ा जाए। सवाल यह है कि आक्रामक कुत्तों की पहचान कैसे होगी? किसी भी कुत्ते को उठा के ले जाएंगे जो भौंक रहा होगा या फिर एग्रेसिव सा होगा, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? रैबिज इन्फेक्टेड अगर डॉग है उसे लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई उसे मार रहा है या एमसीडी की गाड़ी आ रही है तो रिवर्ट बैक तो वो ऑब्वियस सी बात है करेगा ही। जो लोग डॉग्स को पसंद नहीं करते हैं वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब ओपनली जो लोग जो डॉग्स ओपन एरिया में रहते हैं अब उनको खाना खिलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरियाज में नहीं आते हैं, टेरिटोरियल होते हैं एनिमल्स अपने लिए। मतलब ये कि ये टकराव की बड़ी वजह बन सकता है, क्योंकि आक्रामकता का मापदंड क्या है ये तय नहीं है। आम लोगों के लिए तो वो कुत्ते भी आक्रामक हैं जो अचानक भौंकते हुए गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। नाइट में देखा जाए, दरअसल अपन कहीं निकलते हैं तो वो दौड़ते हैं सर, गाड़ियों के पीछे हमला करते हैं अकेले देख करके। बाकी पब्लिक प्लेस में तो ऐसा कहीं देखा नहीं है, लेकिन 9-10 बजे नाइट के समय में गाड़ियों के पीछे दौड़ना, भूखना, पकड़ना और काटना ये चलता है। अग्रेसिव का जो ग्रे एरिया इस वक्त है, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि अग्रेशन होता क्या है। क्या जो कुत्ते भागते हैं गाड़ी के पीछे वो अग्रेसिव है? क्या जो कुत्ते स्कूटर पर चढ़ते हैं रात को वो अग्रेसिव है? क्या जो कुत्ते केवल दांत दिखाते हैं वो अग्रेसिव है? क्या जो कुत्ते ने जिंदगी में वो सो रहे थे और आपने उनको लात मारा और उन्होंने आपको काट लिया, क्या वो अग्रेसिव है? क्या जो माँ जिसके बच्चे हुए हैं वो अग्रेसिव है? ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा और वो मुझे पूरा यकीन है कि 8 हफ्ते में वो तय करेगी। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उस दूसरे पेज पर, जिसका हल कैसे निकलेगा इसको लेकर सवाल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली नगर निगम और एनसीआर के दूसरे शहरों में एक विशेष डॉग फीडिंग एरिया बनाया जाए। जो लोग भी कुत्तों को खाना देना चाहते हैं उन्हें वहीं जाकर खाना देना होगा। अगर डॉग फीडिंग एरिया के बजाय दूसरी जगह पर कोई खाना देता है तो उसके खिलाफ शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। लेकिन डॉग लवर्स पूछ रहे हैं कि जगह कैसे तय होगी और इसका क्राइटेरिया क्या होगा। अगर एक साथ गली के सारे कुत्ते जमा होकर खाना खाएंगे तो तस्वीर कैसी होगी। सुनने में तो ये फैसला ठीक लगता है कि आवारा कुत्तों को एक निश्चित जगह पर खाना दिया जाएगा, लेकिन डॉग लवर्स को इस पर संदेह है। अभी मैं जो एरिया पे रहती हूँ साउथ दिल्ली, वहाँ पे तो मेरे जो डॉगी है वहाँ पे मैं पर्टिकुलर एरिया कहाँ ढूंढूं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हर म्युनिसिपल वार्ड में फीडिंग एरिया बनाया जाएगा,
इलाके में कुत्तों की संख्या के आधार पर फीडिंग एरिया बनेगा और नोटिस चिपकाकर ये सूचना दी जाएगी कि कुत्तों को इसी जगह पर खाना खिलाया जाए। इसके साथ ही बार बार शेल्टर होम की बात होती है कि सारे कुत्ते शेल्टर होम में रखे जाएं, जबकि सच्चाई ये है कि शेल्टर होम तो बीमार कुत्तों से ही भर जाता है। इस बच्चे का नाम पेनी है। ये हमारी बच्ची पैरालाइज हो गई थी आफ्टर एन एक्सीडेंट। तो उसके बाद हमने इसका इलाज किया। इलाज में फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, बाकी के सारे ट्रीटमेंट्स वो सब चलते हैं। तो इसका इलाज होके अब ये एकदम ठीक है। दिक्कत ये है कि सिंस इनको किसी ने फेंक दिया था उठा के, तो हमें इनकी लोकेशन नहीं पता। अब हम इन्हें वापस नहीं छोड़ पाएंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो वहां इकलौता डॉग केयर सेंटर आबादी के बीच है, जहां आवारा कुत्तों को स्थायी तौर पर रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सेंटर भी एनजीओ के भरोसे चलता है, जहां सारे कर्मचारी एनजीओ के हैं। जयपुर की बात अगर हम आपको बताएं तो एक अनुमान के मुताबिक यहाँ तकरीबन 1 लाख स्ट्रीट डॉग्स हैं। इस डॉग केयर सेंटर की अगर हम बात करें तो इसकी कैपेसिटी सिर्फ 260 कुत्तों की है। अलग अलग जो है ये ब्लॉक बनाए गए हैं। टीन शेड तपता है, यानी गर्मी के दिनों में कुत्तों को जो है वो गर्मी लगती है। इसके साथ साथ इसमें पानी भी चूता है। लेकिन इसमें देखिए ये जो थर्माकोल की शीट्स लगाई गई है उनकी क्या कंडीशन है। ये जगह जगह से टूट चुकी हुई हैं। जो पंखा है वो काम नहीं कर रहा है। भारत की बात में हमने आपको दिखाया था कि नीदरलैंड्स यूरोप का वो पहला देश है जिसने आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान कर लिया और वहाँ एक भी आवारा कुत्ता नहीं है। एक दौर था जब नीदरलैंड्स में आवारा कुत्तों की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन इससे निपटने के लिए जानवरों के साथ बुरे बर्ताव को अपराध घोषित किया गया और कुछ बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला ये था कि स्टोर से खरीदे गए कुत्तों पर भारी टैक्स लगाएं, जिससे कि लोग आवारा घूम रहे कुत्तों को अपनाएं। और दूसरा, इन आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन किया गया, नसबंदी की गई और उनको वापस सड़कों पर छोड़ा गया। लेकिन पशु अधिकार कार्यकर्ता मानवी राय कहती हैं कि अगर यहाँ भी नगर निगम पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करती तो हालात इतने भयावह नहीं होते। तो बाकी कंट्रीज अचीव कर गए हैं, जैसे नेदरलैंड्स, भूटान, हम भी कर सकते हैं। हम फेल हुए हैं बिकॉज ऑफ करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज ऑफ फ्रॉड, एंड वी स्टिल हैव टाइम टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। हम लोगों को अपने कर्म सही रखने चाहिए। जब भी आगे बढ़े, सब प्रजातियों का सोच के उनको साथ लेके आगे बढ़े। डेवलपमेंट is not only for humans, it's for everybody. कम्युनिटी डॉग्स पर मचे घमासान का सार ये है कि इनकी संख्या को काबू करने के लिए योजनाएं तो बहुत सारी बनी, बजट भी दिया गया, लेकिन जमीन पर योजनाएं अमल में नहीं आई और कुत्तों की आबादी को कंट्रोल नहीं किया जा सका। अब आबादी कंट्रोल करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और उन्हीं तरीकों को अमल में लाने को कहा है जो पहले से मौजूद है। जरूरत इसे गंभीरता से निभाने की है ताकि इंसान भी सुरक्षित रह सके और बेजुबान भी। इसी के साथ भारत की बात में आज बस इतना ही। कल रात घंटी बजाओ में आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।